देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है और इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 93.5 लाख के पार चली गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दवाइयों की कंपनियों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जायडस का दौरा किया है और जायडस के बाद वो भारत बायोटेक और फिर उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वैक्सीन आने के बाद से उसका वितरण किस तरीके से किया जाए, इसके लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं और साथ में केंद्र सरकार भी इसकी तैयारी कर रही है। दरअसल कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो सरकार की चिंताएं बढ़ा रही हैं और दूसरी तरफ वैक्सीन के लगभग अगर बात की जाए जो ट्रायल फेज है वो 3rd ट्रायल तक पहुंच चुका है और ऐसे में उम्मीद है कि भारत में वैक्सीन मार्च तक आ सकती है और वैक्सीन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री साथ में तमाम रिसर्चर से मुलाकात भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि पूरे देश समेत दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, 6K 24/7 न्यूज़, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और उसमें ये कहा है कि दिल्ली सरकार ने वक्त रहते एहतियातन कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच में बैठकों का दौर चला। इस बात से भी अवगत कराया गया कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो एहतियातन कदम है सरकार के द्वारा वो नहीं उठाए गए। केंद्र सरकार ने ये बात भी कही है कि दिल्ली के अंदर सर्दियां दस्तक देंगी, तापमान गिरेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और त्योहारी सीजन है। ये जानकारी पहले से दिल्ली सरकार के पास थी। अगर दिल्ली सरकार वक्त रहते कदमों को उठाती तो जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ता। गौरतलब है कि देश के अंदर दिल्ली तीसरे पायदान पर है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या मौजूद है। लगातार जो मृत्यु दर है उसमें भी इजाफा हो रहा है। बात अगर शुक्रवार की करें तो शुक्रवार को भी 98 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपना दम तोड़ दिया और लगातार कोरोना का जो संक्रमण है उसकी भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली सरकार किस तरीके से कदम उठाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो पाती हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और लगातार जो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से 1000 बेड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 1000 बेड मांगे हैं, वो आखिर केंद्र सरकार मुहैया करा पाती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उत्तराखंड सरकार भी सतर्क नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोविड-19 की रोकथाम के लिए बैठक सचिवालय में कर रहे हैं और साफ तौर पर सभी जिलों के अधिकारियों से वो बातचीत भी करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेंगे कि कोरोना को लेकर क्या कुछ फीडबैक उनके हैं, कि क्या कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और 1 दिसंबर को नई गाइडलाइंस राज्यों की आनी है कोरोना को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो गाइडलाइन जारी करेंगे वो फीडबैक लेने के बाद ही 1 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस भी आ चुकी है, उसमें साफ तौर पर अपील भी की गई है राज्यों से कि जिस तरीके से सर्दी का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोरोना का प्रकोप भी इसमें बढ़ सकता है। इसको लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता राज्यों के मुख्यमंत्री को निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। कृषि बिल को लेकर देश में एक बार फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है और गर्मा गर्मी अब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। जैसा कि इस समय हम बुराड़ी बॉर्डर पर मौजूद हैं और उन किसानों को यूपी, पंजाब आदि प्रदेशों से जो किसान आ रहे थे उनको बुरानी में रोकने के लिए लगातार प्रशासन ने अनुमति दे दी थी, लेकिन सभी किसानों ने यहाँ पर आने से साफ तौर पर मना कर दिया। कुछ ऐसी टुकड़ी हैं जो यहाँ पर इस समय मौजूद हो चुकी है, कुछ लोग यहाँ से हैं। यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो ये यूपी के जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरा जो ग्राउंड है, लोगों का कहना है 3 से 4 बजे का जब समय होगा वहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन है और भी उग्र होने को है। इनके जो तमाम बड़े किसान नेता हैं वो इस पर फैसला लेंगे कि आखिर वो सभी लोग बुराड़ी पहुँचेंगे या रामलीला मैदान पहुँचेंगे, कहाँ पर वो अपने प्रदर्शन को शुरू करेंगे, कहाँ पर वो अपने विरोध को दर्ज करेंगे। लेकिन अभी भी उनकी लगातार सरकार से लगातार वार्ता चल रही है और अभी कोई उन्होंने ठोस कदम या ठोस फैसला इस पर नहीं लिया है कि किसान आखिर दिल्ली में
कहां पर अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मिश्रा, 24/7 न्यूज, दिल्ली। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली की ओर रुख कर चुके हैं। ऐसे में किसानों का जो विरोध देखने को मिला वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। तो वहीं किसानों ने अब जो है दिल्ली की सड़कों पर ही डेरा जमा लिया है और वहीं पर वो अपना राशन पानी लेकर बैठ गए हैं। तो वहीं साफ तौर पर किसानों को समझाने के लिए सरकार भी लगातार बयान दर्ज करा रही है। सरकार का कहना है कि वो किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक उन 3 कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान इसी तरह के सड़कों पर धरना देता रहेगा। तो वहीं किसानों के नेताओं से लगातार जो है बातचीत करने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन किसान जो नेता हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचें और उनका समर्थन करें। अब देखना होगा कि आगे का किसानों का क्या कुछ रुख रहने वाला है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ एक विशाल रोष के रूप में दिल्ली पहुंचे किसान यूनियन का धरना लगातार वहां पर जारी है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ग्रुप ने साफ कर दिया है कि वो बुराड़ी पर धरना नहीं देंगे और जब तक उन्हें जंतर मंतर पर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक वो दिल्ली के बॉर्डर पर ही अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी बीच 30 किसान संगठन अभी भी इस बात को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं कि क्या दिल्ली के अंदर जंतर मंतर या फिर रामलीला ग्राउंड पर आगे जाया जाए या फिर बुराड़ी के अंदर ही स्थायी धरना दे दिया जाए। इसी बीच ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा पुलिस ने कई किसान संगठनों और कई किसान नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं। आपराधिक मामले क्योंकि अम्बाला से जिस दिन लगातार किसान यूनियन के नेता जब आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी और लगातार जो पुलिस बल थे उसके साथ झड़पें भी देखने को मिली थी। और अब ये खबरें मिल रही हैं कि किसान यूनियन के कई नेताओं के खिलाफ धारा 307 के तहत जो मामला दर्ज किया गया और कई जगह पर धारा 144 तोड़ने को लेकर भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में न्याय विभाग और कैबिनेट में मुहर लगने के बाद अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद के कानून पर मुहर लगा दी है। पूर्वांचल में एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद कानून को लेकर ऐलान किया था। उसके बाद गृह विभाग ने न्याय विभाग को पत्र लिखा था प्रस्ताव भेजकर। वहां से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में भी इसको प्रस्ताव को रखा गया था, जिसमें योगी की कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी और इसका जो प्रस्ताव राज्यपाल के यहाँ भेजा गया था और आज आनंदीबेन पटेल ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। यानी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। इसमें कानूनन अगर दोषी पाए जाने पर करीब 5 से 10 साल की सज़ा है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर कोई लड़का और लड़की राजीनामा से शादी करते हैं तो उसको 2 महीना पहले DM के यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, JK 24/7, लखनऊ। ओवैसी के गढ़ में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने आज दहाड़ लगाई। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हैदराबाद में सरगर्मी तेज है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने आज पहुंचकर चुनावी रैली को संबोधित किया, एक रोड शो किया और यह रोड शो 150 स्थानीय निकाय प्रत्याशियों को लेकर के किया गया। इस चुनावी रैली में संबोधन भी किया गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति को समझ रही है और ओवैसी के गढ़ में ललकार कर चुनाव जीतना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल है। देखना ये होगा कि आखिरकार 150 स्थानीय निकाय सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी गौसुद्दीन ओवैसी के गढ़ में अपनी जीत किस तरह दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 14 जहां पर बाई इलेक्शंस हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए और फर्स्ट फेज़ के लिए जो आज नोटिफिकेशन के मुताबिक आज वोट डाले जा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो कतारों में है और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यह है रावलपुरा वार्ड नंबर 14 और इसके अलावा जो आज के इलेक्शन है वो सोगरा के वार्ड में है और यहाँ पे 3 पोलिंग सेंटर्स हैं। एक तो ये रावलपुरा है, दूसरा इस्लामिक स्कूल है, तीसरा सनत नगर रावलपुरा का जो एरिया है वहाँ पे पोलिंग सेंटर है और बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन
बुजुर्ग और नौजवान जो है वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए आप पहुंचे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में ये कोई इस तरह का इत्फाक नहीं है, बल्कि इस एरिया में अमूमन वोटिंग जो होता है वो रिवायती पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं जो है मुकाबला अच्छा खासा होता है। इस एरिया में पुरअमन तौर पर वोटिंग मरहला जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ और बड़ी तादाद में वोटरान जो है पोलिंग सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, रावलपोरा, श्रीनगर। लद्दाख ज़मीनी सतह से देश और दुनिया के साथ एक बार फिर कनेक्ट हुआ है, क्योंकि जोजिला पास गाड़ियों के आमद-रफ्त के लिए बहाल किया है 4 दिनों के बाद। हालिया बर्फबारी होने की वजह से लगभग 4 दिनों के लिए जोजिला पास को गाड़ियों के आमद-रफ्त के लिए बंद किया था। फिलहाल ट्रैफिक की मूवमेंट कश्मीर से लद्दाख की तरफ है। वहीं महकमे ट्रैफिक की जानिब से एडवाइजरी जारी किया है कि खासकर गाड़ियों को व्हीकलर मूवमेंट के हवाले से एंटी स्किड चेन लगाने को कहा है और एडवाइजरी के हिसाब से ही जो है गाड़ियों की मूवमेंट किया जाए। और आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात है कि अगला एडवाइजरी क्या होगा और अगला एडवाइजरी क्या कारगिल से कश्मीर की तरफ, लेह से कश्मीर की तरफ गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए इजाज़त दी जाती है या नहीं। फिलहाल कारगिल के अंदर मुख्तलिफ ट्रक्स के साथ साथ लोकल जो लोग हैं वो काफ़ी दरमांदा हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, और उनका मानना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और उम्मीद की जा सकती है कि कल यहाँ से कारगिल साइड से गाड़ियों को कश्मीर की तरफ आमद-रफ्त के लिए, मूवमेंट के लिए इजाज़त दी जाए। मोहम्मद इसाक, JK24/7, लद्दाख।